नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज का सेशन रहेगा हमारा आरटी एक्ट 2009। और पूरा सिलेबस अलग है और आरटी 2009 इसमें से कम 1% रीट मुख्य परीक्षा में पक्का आएगा 100%। एक भी ज़्यादा से आ सकता है लेकिन 1% तो पक्का आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आरटी एक्ट 2009। तो इससे संबंधित हम एक भी सूचना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने ये कंटेंट आपको पता है कि अलग अलग जगह से उठा के आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो आरटी एक्ट 2009 है ये। इसका पूरा नाम क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसका पूरा नाम है। ठीक है। अब आरटी एक्ट 2009 है क्या? तो ये क्या है कि इसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करने का प्रावधान किया गया है इसे एक्ट के जरिए। अब देखो आरटी एक्ट 2009 है, इसमें मूल अधिनियम था ना, जिस समय यह लागू हुआ था उसमें थे 7 अध्याय थे, 38 धाराएं व एक अनुसूची थी। ठीक है। इस एक्ट को 7 अध्याय में डिवाइड किया गया था और इस प्रकार डिवाइड किया गया था कि 38 धाराएं इसमें समाहित करके और वह एक अनुसूची इसमें भी शामिल थी। ठीक है। लेकिन वर्ष 2012 में क्या हुआ, इसमें एक संशोधन किया गया और संशोधन के जरिए क्या किया गया, इसमें एक धारा जोड़ी गई जो कि 39वीं धारा है। ठीक है। तो वर्तमान में आरटी में पूछे तो कितनी धाराएं हैं? तो वर्तमान में 39 है। ठीक है, 39 धाराएं हैं आरटी में। अब बात करें हम कि यह अधिनियम, अब देखो राज्यसभा में पारित हुआ सबसे पहले, संसद का जो उच्च सदन होता है उसमें, फिर लोकसभा में, और फिर राष्ट्रपति द्वारा इस पे सिग्नेचर करके इसको अधिसूचित किया जाता है। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को सबसे पहले पारित हुआ, फिर लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ, और फिर 26 अगस्त 2009 को उसका टाइम पे राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल थी, उसने सिग्नेचर किए उन्होंने। और इसका गजट में प्रकाशन, मतलब राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद इसमें प्रकाशन गजट में होता है, जिसके बाद में या कोई एक्ट बनता है। तो ये गजट में प्रकाशन कब हुआ? 27 अगस्त 2009 को। कब हुआ? 27 अगस्त 2009 को ये गजट में प्रकाशन हुआ। और आप सबको पता ही है कि ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को ये अधिनियम आरटी एक्ट वो लागू हुआ। ठीक है। अब देखो इससे संबंधित और भी मैं सूचना आपको देना चाहता हूँ कि यह भारतीय गणराज्य के 60वें वर्ष, भारतीय गणराज्य के 60वें वर्ष। अब देखो यह भारतीय गणराज्य के कौन से वर्ष का अधिनियम था? तो आंसर पूछे तो 60वें वर्ष। ठीक है, 60वें वर्ष का। और अधिनियम कौन सा था? 35वां। मतलब भारत आजाद होने के बाद भारतीय गणराज्य बोला जाता है, उसमें 60वें वर्ष और ये 35वां अधिनियम था। ये जानकारी भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और इसमें क्या है कि 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उसमें शिक्षा से संबंधित 3 संशोधन किए गए। तो उससे भी प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि ये आरटी या शिक्षा से संबंधित है। तो हम चलिए अध्ययन कर लेते हैं कि क्या हुआ कि मूल अधिकार है ना, उसका अनुच्छेद 21 है और उस 21 में संशोधन करके 21A में क्या किया गया कि 21A में जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ये मूल अधिकार में संशोधन किया गया। फिर वो नीति निर्देशक तत्व है, इसमें अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया और इसमें 6 वर्ष तक ECCE मतलब पूर्व प्राथमिक शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, उसका प्रावधान किया गया। फिर मूल कर्तव्य में 51A में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया और इसमें क्या किया गया कि माता पिता या अभिभावकों का यह कर्तव्य हो गया कि उनके बच्चे जो कि 6 से 14 वर्ष तक के हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा का प्रदान करें, ये उनका दायित्व होगा। ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप इनको थोड़ा ध्यान में रख लें। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये एकदम ईजी सा है। अब देखें इसमें 7 अध्याय थे और उन अध्यायों की हम बारीकी से चर्चा करेंगे। तो पहला अध्याय क्या है? उसका नाम है प्रारंभिक। ठीक है। पहले अध्याय का नाम क्या है?
प्रारंभिक, और इस अध्याय में 2 धारा है, धारा नंबर 1 और धारा नंबर 2। इसमें 2 ही धारा है, ठीक है, अध्याय नंबर 1 में। और इन 2 धाराओं में क्या किया गया है, क्या प्रावधान किया गया है, क्या सूचनाएं दी गई है, इस एक्ट में क्या प्रावधान है, इस 2 धाराओं में उनकी चर्चा करते हैं। कि पहली धारा है उसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ, आरटी एक्ट का संक्षिप्त नाम और इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, कहाँ ये लागू होगा, और इसका प्रारंभ ये। तो इसका नाम तो आपको पता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये इसका नाम है। ये संपूर्ण भारत में लागू होगा, क्योंकि पहले अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, इसलिए ये अब जम्मू कश्मीर में लागू हो गया, अब संपूर्ण भारत में है, ठीक है। यह अधिनियम देखो मदरसा, वैदिक पाठशाला और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले किसी भी संस्था पर लागू नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। यह मदरसा, पाठशाला और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली किसी भी संस्था पर ये अप्लाई नहीं कर सकते आरटी एक्ट को, ठीक है। अब देखो, अब धारा नंबर 2 में क्या किया गया है कि इसमें परिभाषाएं दी गई है, डेफिनेशन है अलग अलग, कि विद्यालय किसको कहते हैं, बालक किसको कहेंगे, अनुवीक्षण प्रक्रिया क्या है, प्रति व्यक्ति शुल्क क्या है, ठीक है। अब समुचित सरकार, इसमें समुचित सरकार का नाम हमें बार बार देखने को मिलेगा आरटीई एक्ट में। तो समुचित सरकार से मतलब क्या है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं केंद्र राज्य सरकार, ठीक है। और प्रति व्यक्ति शुल्क क्या है कि प्रवेश से संबंधित किसी भी प्रकार का भुगतान लेना, जो कि आरटी एक्ट में नहीं है, क्योंकि प्रवेश से संबंधित किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं लिया जाएगा। ये हम आगे धारा नंबर 13 में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, बालक किसको कहते हैं, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक और बालिका दोनों को क्या नाम दिया गया, बालक नाम दिए गए। और अलाभित समूह का बालक, इसमें देखो अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के बालक, या सरकार द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषा, लिंग या अन्य आधार पर जो सरकार डिक्लेयर करे उसके आधार पर अलाभित समूह के बालक है, उनको क्या कहते हैं, अलाभित या असुविधाग्रस्त बालक। और इसमें प्रारंभिक शिक्षा है वो कौन कौन सी क्लास से, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहा गया है, ठीक है। अब देखें आगे क्या है, अनुवीक्षण प्रक्रिया है, मतलब जिन विद्यार्थियों को आरटी में प्रवेश दिया जाएगा उनमें उनसे संबंधित जो परीक्षा है उनको अनुवीक्षण प्रक्रिया की है। तो अनुवीक्षण प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं है आरटी एक्ट में, तो आरटी में प्रवेश से संबंधित परीक्षा है उसको अनुवीक्षण प्रक्रिया नाम दिया गया। अब देखो आरटी एक्ट में विद्यालय कौन कौन से, 3 प्रकार के। एक तो जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संचालित, यानी हम गवर्नमेंट स्कूल्स बोल सकते हैं। एक समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदान प्राप्त विद्यालय, मतलब इनमें रेशो होता है, यानी सरकार का 60 हो जाएगा या किसी निजी संस्था का 40, इस प्रकार अनुदान प्राप्त विद्यालय बोलते हैं इसको। खास श्रेणी के विद्यालय में कौन से विद्यालय आते हैं, खास श्रेणी विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय आ जाएगा, सैनिक स्कूल आ जाएगा, ठीक है। और निजी विद्यालय में मतलब प्राइवेट स्कूल, मतलब जिन पर 100% अधिकार किसका, निजी संस्था या निजी व्यक्ति का होगा। तो दोस्तों आज का ये सेशन कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट में जरूर अपना रिस्पॉन्स दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।